तो क्या चल रहा था लास्ट टाइम पे? हम लोग कहाँ थे बेटा? कहाँ पे थे? तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा, चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था और जिस टॉपिक को हमने कवर अप किया था, तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे जो लास्ट हेडिंग पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी। ले आए, दिखाओ। ठीक है, दे दो। तो लास्ट टर्न पे बच्चों जो हम लोगों ने लास्ट हेडिंग पढ़ी थी, एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था होमोजीनिटी प्रिंसिपल। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा होमोजीनिटी प्रिंसिपल, पढ़ा था होमोजीनिटी प्रिंसिपल। होमोजीनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है और व्हाट इज़ होमोजीनिटी, अगर हम डिस्कस करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम फिजिक्स में कोई इक्वेशन अगर लिखते हैं तो केवल उन्हीं दो चीज़ों को जोड़ सकते हैं जिनका यूनिट सेम हो। ऐसी दो चीज़ों को घटा सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो, जिनका यूनिट सेम हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि अगर हम फिजिक्स में कहीं पर भी लिखते हैं a प्लस बी, दो चीज़ों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या हुआ? पहले तुम लोग ले लो, शीट दे दो भाई साहब। नहीं मिल गया तुम्हें? इस बच्ची को दे देना, अभी मिल जाएगा। इसको दे दो, इसको। ठीक है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या करा था हमने? एक दो बातें करी थी कि अगर बेटा हम दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो उनकी यूनिट सेम होगा। a प्लस बी अगर लिखा है तो a और b का यूनिट सेम होगा, a और b का डायमेंशन सेम होगा। a और b का यूनिट सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा। जैसे मैंने आपसे कुछ बातें पूछी थी कि अगर मैं 10 किलोग्राम में 20 किलोग्राम जोड़ूं तो मुझे आंसर में 30 किलोग्राम मिलेगा। लेकिन अगर मैं 50 जूल में 40 जूल घटाऊं तो मुझे 10 जूल मिलेगा। बताओ मिलेगा या नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 40 जूल में 30 किलोग्राम ऐड कर दो तो बताओ आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा।
तो हमने डिस्कस किया था कि फिजिक्स में ऐसा नहीं किया जा सकता, ये करना गलत होगा, इलीगल होगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल, मतलब आप ऐसी दो चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते जिनके यूनिट डिफरेंट हैं, आप ऐसी दो चीज़ों को घटा नहीं सकते जिनके यूनिट डिफरेंट हैं। तो अगर आपने फिजिक्स की कोई इक्वेशन लिखी है और वहाँ पर आपने एक प्लस साइन बीच में लगाया है या माइनस साइन लगाया है बीच में, दो चीज़ों को डायरेक्टली ऐड कर रहे हो या दो चीज़ों को डायरेक्टली घटा रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, दोनों की डायमेंशन सेम होने चाहिए। यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल है कि आप अगर डायरेक्टली ऐड कर रहे हो, डायरेक्टली घटा रहे हो, तो ऐसा आप तभी कर सकते हो जब उन दोनों चीज़ों की यूनिट सेम हो बेटा, उन दोनों चीज़ों की डायमेंशन सेम। और एक चीज़ और समझनी है यहाँ पर कि अगर हम 10 किलोग्राम को 20 किलोग्राम में ऐड करें, तो जब इनको जोड़ देते हो आप, ये आप a मान लो, ये आप b मान लो, तो जो a प्लस बी की वैल्यू आ रही है वो 30, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होगी, पर आप देखो यूनिट किलोग्राम ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस इक्वेशन में मैं अगर आपसे कहूँ कि जो यूनिट a का होगा वही यूनिट b का होगा, जो डायमेंशन a की होगी वही डायमेंशन b की होगी, और वही a प्लस बी पूरे की डायमेंशन वही होगी, a प्लस बी पूरे की डायमेंशन भी बेटा वही होने वाली है। और सेम, और x क्या है, a प्लस बी के इक्वल है। मैंने ये भी कहा था कि जैसे मान लो 10 kg है और एक तरफ है 10 मीटर, दोनों ही 10 हैं, लेकिन क्या ये दोनों बराबर लिखे जा सकते हैं? तो आप किसी भी फिजिक्स की इक्वेशन में अगर आपने ऐसे लिखा है x बराबर y, तो ये भी आप तभी लिख सकते हो जब x और y दोनों के यूनिट सेम हो, दोनों के डायमेंशन सेम हो। अगर x का यूनिट डिफरेंट है, y का यूनिट डिफरेंट है, तो आप मुझे x बराबर y लिख नहीं सकते। अगर इनका यूनिट डिफरेंट है तो भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो, पर आप इक्वल तभी लिख सकते हो बच्चों जब इसकी और इसकी दोनों की डायमेंशन हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आप इस बात को समझ लें बहुत बेहतर ढंग से कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए, अगर हम दो चीज़ों को घटा रहे हैं तो भी उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला, उनके यूनिट बेटा सेम होने चाहिए, जो a का होगा वही b का होगा, वही a माइनस बी का होगा, और वही हमारा x का होगा। ठीक है ना? और अगर मैंने दो चीज़ों को इक्वल लिख रखा है x इज इक्वल टू वाई, तो भी इनकी डायमेंशन जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहाँ कहाँ लगता है? एडिशन में लगेगा, सब्ट्रैक्शन में लगेगा, और इक्वेट कर रहे हो तो इक्वलिटी में लगेगा। मतलब अगर आपने दो चीज़ों को ऐड किया है तो उनके यूनिट सेम होंगे, होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस, अगर मैं डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, तो जैसे मान लो आपने कोई इक्वेशन लिखी, आपने लिखा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो होमोजेनिटी क्या कह रही कि अगर आपने ut को हाफ एटी स्क्वायर से ऐड किया है तो जो यूनिट ut का होगा वही हाफ एटी स्क्वायर का होगा, और वही किसका होगा? s का। मतलब जितने भी टर्म प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में दिख रहे हैं या इक्वलिटी में दिख रहे हैं, उन सभी टर्म की डायमेंशन सेम होगी। सेम है इसीलिए तो होमोजीनियस बोलेंगे कि इक्वेशन की डायमेंशंस जो है ना वो होमोजीनियस। अगर मान लो इसकी डायमेंशन अलग हो, इसकी अलग हो, इसकी अलग हो, तो ये इक्वेशन हेटेरोजीनियस कहलाएगी, और वो चीज़ फिजिक्स में वैलिड नहीं है। ठीक है ना? तो इसके एप्लीकेशन आपको समझना है। दो मैंने ये बताया था कि डिवाइड कर सकते हैं, x बाई वाई अगर हमने लिखा है तो x का यूनिट अलग हो सकता है
y का यूनिट अलग हो सकता है। अगर हमने p इंटू क्यू लिखा है तो p और q का यूनिट डिफरेंट हो सकता है। मतलब दो डिफरेंट यूनिट वाली क्वांटिटी का डिवीज़न किया जा सकता है, दो डिफरेंट यूनिट वाली क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, लेकिन दो डिफरेंट यूनिट वाली क्वांटिटी का एडिशन नहीं किया जा सकता। और क्या नहीं किया जा सकता? सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। और क्या नहीं किया जा सकता? इक्वल नहीं किया जा सकता। उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, उन्हें डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप ऐड नहीं कर सकते, आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और आप इक्वेट नहीं कर सकते, है ना। तो अगर मैं आपसे तीन बातें यहाँ लिखूँ कि अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होगी, तो एक अगर मैं एक्सप्रेशन यहाँ लिख दूँ, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी P है और उसे ऐसे लिखा गया Q स्क्वायर प्लस R इंटू एस प्लस टी स्क्वायर बाई डब्लू माइनस मान लेते हैं माइनस टी स्क्वायर बाई डब्लू, इस तरह से लिखा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाइए, बताइए होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे बेटा बताओ? जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्यू स्क्वायर का होगा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्यू स्क्वायर का होगा, सेम किसका होगा? आर इंटू एस का होगा, क्योंकि हमने इसके साथ इसको जोड़ा है। आर और एस का अलग अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही किसका होगा? और यही पूरे का भी यही होगा। अगर मैं पूरा लिख लूं तो इस पूरे का डायमेंशन भी यही होगा जो इनका इंडिविजुअल होगा। और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा बेटा? पी का। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो इसी को हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, अगर हम दो चीज़ों को सीधे सीधे ऐड करते हैं तो उनके यूनिट सेम होंगे, उनकी डायमेंशन सेम होगी। अगर हम दो चीज़ों को घटाते हैं तो भी उनके यूनिट और डायमेंशन सेम होंगे। अगर हम दो चीज़ों को इक्वल कर रहे हैं तो भी उनके यूनिट और डायमेंशन इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लो जिनका छूटा हुआ है, जो नए बच्चे हैं। और इससे पहले हम लोग की कितनी क्लास हो गई? तीन क्लासेस हो गई हैं, तीनों क्लास की रिकॉर्डिंग है। तो अगर कोई नया बच्चा है तो उसको रिकॉर्डिंग मुझसे ले सकता है, मैं क्लास के बाद नंबर दे दूंगा तो आपको शुरू के लेक्चर मिल जाएंगे। ऑफलाइन में भी हम रिवाइज करेंगे आगे चल के, बट अभी वो थोड़े दिनों बाद रिवीजन क्लास कराऊंगा मैं। जब पूरा डायमेंशन एक बार ख़त्म हो जाएगा तो डायमेंशन को नए सिरे से पूरा एक बार पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। और मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने मुझसे लेक्चर लिए थे उन्होंने ईमानदारी से देख लिए। क्या कुछ डायमेंशंस याद हैं आप लोगों को? वेलोसिटी की बताओ, वेलोसिटी की। गुड। अच्छा, पहली क्लास किसकी है? फर्स्ट लेक्चर आपकी पहली क्लास है, आपकी पहली क्लास है। ओके। अबे चौधरी तुम्हारी पहली क्लास, तो जिनकी पहली क्लास है क्या कुछ थोड़ा बहुत डायमेंशन का आइडिया है ना? गुड गुड। तो जल्दी से लिख लो इसको, है ना, फिर हम लोग सवाल करते हैं। दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी, है ना। तो मुझसे क्लास के बाद मिल लेना, है ना। चेंज करना है, कर लो। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और इक्वलिटी में। मल्टीप्लिकेशन में? अच्छा मुझे बताइए, क्या दो डिफरेंट यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। कौन बोल रहा है? सुनो ध्यान से,
दो डिफरेंट यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अच्छा ये बताओ कि दो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वाली क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। ठीक, बढ़िया। क्या आगे बढ़ा जाए? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो कुछ सवाल मैंने कराए थे पर एक दो हम लोग और करेंगे। बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U इज इक्वल टू ax² माइनस bx प्लस c। फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, B, C। A का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा बताना है, B का बताना है और C का बताना है। x यहां पर बेटा डिस्टेंस है, x यहां पर क्या है? डिस्टेंस है। आइए हम लोग मिलके करते हैं। करना चाहोगे? नए बच्चे करना चाहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, करो करो। क्या नाम है आप लोगों का? डायमेंशन पढ़ा है पहले? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। क्या नाम है? मयंक। तुम्हारा? कृष्ण। खतरनाक नाम है यार। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन याद दिलाओ। मास को कैसे लिखते हैं? m, लेंथ को l, टाइम को t। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कुछ लिख देता हूँ मैं, देखो मैं कुछ बोर्ड पे लिख देता हूँ, नए बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। 2-3 क्लास छूट गई हैं, तो मुझसे लेक्चर ले लेना क्लास के बाद, ठीक। वेलोसिटी की डायमेंशन, और पुराने बच्चे जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया वो नहीं देखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम t, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? LT-2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू LT-2। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर डायमेंशन लिखनी है तो मास की डायमेंशन क्या लिखेंगे? m। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको लिखेंगे LT-2। हाइट एक प्रकार की क्या है? लेंथ है। तो वैसे भी मैंने बच्चों, जो पुराने बच्चे मैंने रटने की सलाह दी थी, मैंने कहा था एनर्जी याद होनी चाहिए, और ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी होंगी सबकी डायमेंशन mL2T-2 होगी, ठीक है ना। जितनी भी एनर्जी होगी सबकी डायमेंशन mL2T-। यही वर्क की भी होगी। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और एनर्जी का ही तो फॉर्म है वर्क। तो जो यूनिट वर्क का है वही एनर्जी का है। ओके, क्या सभी लोगों ने आंसर निकाल लिया? चलो बताओ A का कितना आया? MT-2। ये कॉन्फिडेंस। तो मुझे लगता है हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाना चाहिए। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला U का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला ax² का होगा। इसको हम इससे डायरेक्ट घटा रहे हैं, तो सेम डायमेंशन b इंटू एक्स की होगी बेटा, सेम डायमेंशन c की होगी, c की। तो जो डायमेंशन c की होगी वही bx की होगी, वही डायमेंशन a इंटू x² की होगी, और सेम डायमेंशन जो होगी वो u की होने वाली है। ठीक है बेटा, चलिए
तो अगर हम देखें u की क्या होगी बेटा, एक बार इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, फिर एक बार इन दोनों को बराबर कर लेंगे, फिर एक बार इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो u का होता है बेटा, नंबर 1 करें mL2T-2। जितनी भी एनर्जी होती है सभी की डायमेंशन mL2T-2 होती है, क्योंकि एनर्जी चाहे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होंगी सभी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होने वाली है, ठीक है ना। तो सभी की डायमेंशन जो होगी वो mL2T-2 होगी। तो चलो u की, इसको हमने लिख लिया। a की डायमेंशन हमें निकालनी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से, l से। चलो बताओ क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा, एल स्क्वायर। इन दोनों को हमने बराबर किया, ठीक है। चलो एल स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो m मुझे लगता है कैंसिल ही कर देते हैं, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mt-2। ये भी हो सकता है कि आपसे डायमेंशन की जगह यूनिट पूछे, यूनिट। तो देखो यूनिट कैसे लिखोगे, m है बेटा मास, मास को कैसे लिखोगे, kg, और ये सेकेंड है तो टाइम सेकेंड है तो पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मुझे a का यूनिट पूछा जाता तो हम लिखते kg पर सेकेंड स्क्वायर, kg पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से लिखते बेटा, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर मुझे b का डायमेंशन निकालना है बेटा, तो b का डायमेंशन b इंटू एक्स का डायमेंशन वही होगा जो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन होगा, ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। ऑलराइट, तो चलो बताओ क्या आएगा, b का डायमेंशन इंटू एक्स का डायमेंशन, ये किसके बराबर होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mL2T-2। तो b का डायमेंशन होगा, x का डायमेंशन क्या होगा, l, ये क्या होगा भैया, mL2T-2। बेटा इस l से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलो क्या आ जाएगा, तो ये mL2T-2 डिवाइड बाई क्या आएगा भैया, l। एक l से एक पावर कट जाएगी बेटा, एक पावर l इंटू एल लिखेंगे ना, तो एक पावर एक l से कट जाएगी, एक बच जाएगी। तो क्या आ जाएगा भैया, mL2। इसका मतलब b की डायमेंशन वही है जो किसकी होती है, फोर्स की। फोर्स की क्या है, mL2, ठीक है। ऑल राइट, अब c के बारे में अगर हम बात करें तो देखो c की डायमेंशन वही होगी जो पोटेंशियल एनर्जी की होगी। तो c की तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, c की तो सीधे सीधे लिख सकते हैं mL2T-2, mL2T-2, ठीक है। किसी पार्ट में किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्या सारे सही थे तुम्हारे, सारे सही थे, झूठ बोल रहे हो, किसके सारे सही थे, किसके किसके सब सही हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनके गलत हुए हैं क्या वो समझ गए कि क्या करना था, कोई पूछना है किसी को, ठीक है, लिख लो जल्दी से। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले क्वेश्चन जो सबसे टफ कह सकते हो, जिनमें गलती टफ नहीं है, गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा है। बट मैं उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा। एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नाम सुना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अगर हिंदी जानना चाहो तो अपवर्तनांक कहते हैं। हिंदी तो मेरी थोड़ी माशाअल्लाह है, ठीक है, वर्तनांक तो समझ गए ना, बोल तो दिया मैंने हिंदी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मुझे ये बताओ बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कैसे करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से या म्यू से एक्सप्रेस किया जाता है। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या होता है भैया? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो म्यू होता है ये होता है c/v। अगर मुझे इसकी डायमेंशन पूछी जाए तो मैंने शायद लास्ट टाइम में डिस्कस किया, मुझे याद नहीं है, किया था। तो देखो ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड, और नीचे भी क्या है? स्पीड। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो जो यूनिट ऊपर होगा वही यूनिट नीचे होगा। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा? क्या होगा यूनिट? ये यूनिट लेस होगी। बेटा मुझे बताओ c क्या है? c स्पीड ही तो है लाइट की। निर्वात में स्पीड है, वैक्यूम में स्पीड है, तो स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड ही तो होगा, और नीचे स्पीड मीडियम में है तो ये भी मीटर पर सेकेंड होगा। तो मीटर पर सेकेंड अगर ऊपर है और मीटर पर सेकेंड नीचे है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। जैसे स्ट्रेन का नहीं होता, जैसे रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता है ना। तो ये सारे के सारी क्वांटिटी को रेशियो बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रेशियो। जो सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होते हैं। तो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहूँ तो देखो ऊपर भी LT-1 आएगा स्पीड, और नीचे भी क्या आएगा? LT-1। तो ये खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो इसे ऐसे लिखेंगे m0 L0 T0। ये बताना नहीं चाह रहा था। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, मेरा क्वेश्चन आप समझिए कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। सवाल जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपको दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक जो है किसी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी मीडियम का अपवर्तनांक, उसका एक फॉर्मूला होता है जो कॉची ने दिया था, जो हम प्रिज्म के समय देखते हैं। इसे कॉची फॉर्मूला कहते हैं। ये आप ऑप्टिक्स में देखने को मिलेगा। म्यू बराबर a+b/λ²। यहाँ म्यू हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। a और b क्या है बेटा? a और b कांस्टेंट है। क्या है बेटा? a और b हमारे कांस्टेंट्स हैं। लेकिन कांस्टेंट से भ्रमित मत होना। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन। नॉर्मल 1 लिखा है, काइनेटिक एनर्जी में ½ mv² लिखा है, तो जो ½ लिखा है 1/2, ये क्या है? कांस्टेंट है। इसकी कोई यूनिट है? नहीं है। तो 1/2 कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है? और इसी तरह से पाई लिखा है, टाइम पीरियड। वो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला याद करो। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g। याद है कि नहीं? 2π√L/g है ना। इसमें 2π क्या है? कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? क्या 2π की कोई यूनिट है? क्या 2π का कोई डायमेंशन है? तो इसे डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनकी डायमेंशन नहीं होती उन्हें डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं, और जिनकी डायमेंशन होती है उन्हें डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जरा एग्जांपल बताओ डायमेंशनल वालों के। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे गैस कांस्टेंट, जैसे अवोगाड्रो कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट हैं। लगभग सबकी डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। ठीक है ना। तो मुद्दे की बात यह है कि ए और बी जो है ना ये कांस्टेंट हैं, लेकिन ये डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि है ही, हो सकता है। लैम्डा रिप्रेजेंट कर रही है वेवलेंथ। क्या है बेटा? ये तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ। अच्छा वेवलेंथ क्या होती है? लंबाई तो होती है बेटा, याद है ना। वेवलेंथ, वेव ऐसे बनाते थे, याद करो। और 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस,
दिस इज योर वेवलेंथ, याद आ रहा है कि नहीं? तो वेवलेंथ एक प्रकार की क्या है? लंबाई। प्रश्न ये है, सवाल जो तुम्हारे नीट में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमसे पूछेगा कि ए का डायमेंशन बताओ क्या है और बी का डायमेंशन बताओ क्या है। हाँ, उसके लिए ये याद होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिफाइन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो ऊपर भी स्पीड, नीचे भी स्पीड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या होता है बेटा? इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो मुझे फटाक से इसको सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन निकालो भाई। ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन निकालो। बताओ बेटा, ए का डायमेंशन बताओ। ए डायमेंशन लेस आ रहा है, पक्की बात। और बी, बी क्या आ रहा है? एल स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, सभी लोग प्रयास करें, सभी लोग ट्राई करें। होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। देखो, अगर हमें यहाँ होमोजेनिटी लगाना हो तो हमने क्या बताया? जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ किसको किसको जोड़ रहे हैं हम? ए में से किसको जोड़ रहे हैं? ए में से किसको जोड़ रहे हैं? बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो जो यूनिट ए का होगा वही किसका होगा? बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर का। तो जो यूनिट ए का होगा वही होगा बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर का, ठीक है ना? और वही इस पूरे का भी वही होगा। अभी मैंने बताया था ना, दो चीज़ों को अब आप जोड़ो, जैसे 10 kg में 20 kg जोड़ो तो आंसर 30 kg ही तो आएगा, यूनिट तो चेंज नहीं होगा। अगर इस पूरे का होगा राइट हैंड साइड का, वही किसका होगा? लेफ्ट हैंड। तो यही हमारा डायमेंशन म्यू का है। मतलब ए का डायमेंशन बेटा इसके बराबर होगा और इन दोनों का डायमेंशन किसके बराबर होगा? म्यू के। तो देखना जरा, म्यू का डायमेंशन हम पढ़ के आए। म्यू का डायमेंशन क्या है? m0 l0 t0, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर बच्चा ए का डायमेंशन लिखना होगा तो बताओ क्या लिखेंगे? म्यू का, और इसको इसके बराबर कर देते हैं। तो म्यू क्या है? m0 l0 t0। मतलब ये है कि ए हमारा डायमेंशन लेस है। ए हमारा डायमेंशन लेस है। आइए इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, इन दोनों को। तो बेटा b डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर, इसका डायमेंशन म्यू का कर लेते हैं। तो b का डायमेंशन हमने ऊपर लिखा, लैम्डा लेंथ होती है, वेव लेंथ, आप समझ रहे हैं? लेंथ है ये, लेंथ। तो लेंथ है बेटा, तो लैम्डा को l लिखेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा? l स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? m आएगा। l स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है b का जो डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है m इंटू एल स्क्वायर। क्या आ रहा है बेटा? m इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ b का डायमेंशन आ रहा है m इंटू एल स्क्वायर। तो m इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, सॉरी m कहाँ से आ गया? m नहीं, ये क्या है हमारा? m0 l0 t0। एक दिन बुखार आ गया, लग रहा है बुद्धि ठिकाने नहीं है। आराम कर लें। हाँ, नीट का रिजल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन आराम करेंगे। तो यहाँ पर b का जो डायमेंशन आएगा वो क्या है बेटा? एल स्क्वायर, ठीक है? एल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा रहा है। जिन चीज़ों को आप डायरेक्टली ऐड करते हो, जिन चीज़ों को आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हो,
उनकी डायमेंशंस आपको इक्वल कर देनी है और बस जिसकी डायमेंशन आपको पता है उसके बराबर करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए। निकाल लिया था आंसर? ठीक है, लिख लो जल्दी से। तो आज मैं असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन टिक करा दूंगा, है ना। जिनका लेक्चर मिस हुआ है वो कवर जरूर कर लेना। हाँ बेटा, लेक्चर में क्लास के बाद दे दो, मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा ना। नंबर नंबर मैं दे दूंगा। इस तुम्हारे पास है नंबर, तुम दे देना इसको, मैं क्लास के बाद दे दूंगा नंबर, डोंट वरी। अभी आप बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो। 90 से लिखते रहना भाई, नोट्स बनाते रहना। जो नए बच्चे भी हैं वो नोट्स लिखते रहना, है ना। मतलब ये नहीं कि बस बैठे हो, तुमने कहा नहीं हम तो बस पहले दिन आए हैं ऐसे देखेंगे बस, है ना। कलम चलानी चाहिए, है ना। ठीक है, बीच में हो तो ये हो सकता है 10-20% आपको। और ये कोई ऐसा बहुत टफ रोटेशन वाला चैप्टर तो है नहीं कि मैं आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखा रहा हूँ, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है ना। तो डायमेंशन तो ऐसा चैप्टर होता है कि मतलब अगर कोई भी 11th करके आया है उसको बिठा दो तो थोड़ा बहुत समझ सकता है बीच में से। इसलिए बहुत भारी भरकम चैप्टर से शुरुआत नहीं की है, कहानी की शुरुआत बहुत हल्के हाथों की गई है। बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, चलिए। तो बच्चों अब मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, बेटा जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं। ये सिंपल बेटा न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब बच्चों कुछ भी लिखा हो साइन के अंदर, साइन अगर है अंदर कुछ भी लिखा हो डजंट मैटर, थीटा की जगह पे इस पूरे की डायमेंशन जो होगी, डायमेंशन लेस का मतलब समझते हो क्या लेंगे? m0 l0 t0। सिर्फ साइन थीटा नहीं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक, कॉस सेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सिंपल एक बेटा न्यूमेरिक आउटपुट को बताते हैं। उनका कोई यूनिट नहीं होता, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं, ध्यान रखना। और इतना ही नहीं, दो बातें होती हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू, साइन के अंदर तुमने π/2 डाला तो तुमने कहा π/2 90 डिग्री हो गया। साइन के अंदर ये 90 डिग्री आपने डाला और इसकी वैल्यू आपने कहा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये जो साइन के अंदर डालते हो ना, अंदर, ये इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। और ये जो इसकी वैल्यू आती है ये क्या होता है? आउटपुट। बेटा ये इनपुट होता है और जो ये वैल्यू निकाल के देता है इसे क्या कहते हैं? आउटपुट। मशीन में आपने कोई चीज़ अंदर डाली है तो वो उसकी इनपुट है और मशीन से जो बाहर आ रहा है वो आपका क्या है? आउटपुट है ना। तो ऐसे फंक्शन में भी आप ये जो होता है ना, ये इनपुट होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि मान लो कोई चीज़ अगर साइन में लिखी है तो इस पूरे की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, और जो अंदर लिखा है थीटा जो लिखा है ये भी डायमेंशन लेस होता है। मतलब इनपुट भी डायमेंशन लेस होता है और आउटपुट भी डायमेंशन लेस होता है। जैसे मैं आपको ऐसे लिख दूं बेटा, साइन के अंदर लिख दूं
अल्फा बीटा गामा स्क्वायर। तो इस पूरे का अगर कोई पूछे क्या डायमेंशन होगा तो हम कहेंगे m0 l0 t0। पूरे का डायमेंशन अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, m0। और अंदर वाले का डायमेंशन अगर कोई पूछे अंदर वाले का तो भी वो कैसा होगा, डायमेंशन। यानी इन मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर इनपुट भी डायमेंशनलेस होते हैं और आउटपुट भी। ओके, तो इनपुट भी मतलब थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, मैं फिर बता दूँ, साइन के अंदर अगर अल्फा बीटा टी लिखा है तो इस पूरे का भी डायमेंशन m0 l0 t0 होगा। और अगर मैं इसको ले लूँ अल्फा बीटा टी को तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, m0 l0 t0। तो आउटपुट भी डायमेंशनलेस होता है और इनपुट भी डायमेंशनलेस होता है। ये वाली बात आपको, ये सिर्फ साइन के लिए ट्रू नहीं है, साइन के लिए, कॉस के लिए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये वाली बात ट्रू है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों, उनकी डायमेंशन नहीं होती, दे आर डायमेंशनलेस। सिंपल वो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और ना ही उनकी डायमेंशन होती है, ना ही वो डायमेंशन वाले इनपुट लेते हैं। मतलब उनके अंदर जो वैल्यू पड़ती है वो भी कैसी होती है, डायमेंशनलेस। ठीक है ना। अच्छा, अब सिमिलरली अगर हम देखें तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो गई। ऐसे ही बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी ऐसे ही होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि log अगर फंक्शन लिखा है log x, तो ये log x भी होता है, ये भी बच्चों डायमेंशनलेस होता है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। और अगर log x लिखा है तो log x में ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है, ये इनपुट भी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये इनपुट भी डायमेंशनलेस होते हैं बच्चों। मतलब पूरा पूरा log जो होगा वो कैसा होगा, डायमेंशनलेस। और log के अंदर जो इनपुट होता है उसकी भी डायमेंशन m0 l0 t0 होती है। इस पे बहुत अच्छे क्लास के क्वेश्चन बनते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन बेटा बनते हैं। तीसरा, अगर e की पावर x लिखा जाए, 2 की पावर x, 2 की पावर x क्या होता है, कोई डायमेंशन नहीं, m0 l0 t0। और जो पावर में है ना, पावर में फिर वही मैं कहूँगा, अगर 2 की पावर x लिखा है, अगर मैं यहाँ लिखूँ y बराबर 2 की पावर x, तो यहाँ x जो भी लिखा है, x 2 की पावर में जो भी लिखा है x, ये x भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होगा। और 2 की पावर x पूरा पूरा भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस। जैसे मान लो बेटा लिखा e की पावर, मान लो ऐसे लिखा वेलोसिटी, अच्छा 2 की पावर हो सकता है, 3 की पावर x हो सकता है, ये भी डायमेंशनलेस। इन जब किसी नंबर की पावर में कुछ होता है वेरिएबल, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर की पावर अगर वेरिएबल है, 2 की पावर, 3 की पावर, e की पावर, e क्या है, e यूलर नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 के आसपास होती है। तो एक्सपोनेंशियल e जो होता है वो भी एक नंबर ही है 2.7 के आसपास। तो अगर बेटा मुझे e की पावर x लिखा है, इन सब की डायमेंशन क्या होती है बेटा, m0 l0 t0। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, लॉग का फंक्शन होगा या ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होगा, ये सब के सब कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। पॉइंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो दुनिया जानती है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर जो इनपुट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डायमेंशन। मतलब अगर हमने e की पावर में x लिखा है तो जो पावर में लिखी हुई चीज़ होती है वो भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए और पूरी की पूरी चीज़ तो डायमेंशनलेस होनी ही चाहिए। मतलब बेटा मान लो अगर मैं कहीं लिखूँ, अगर मैं तुम्हें ताज़ा ताज़ा पढ़ के आया हो तो शायद मैं तुम्हें याद दिलाऊँ कि तुमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में -t/RC ये पढ़ा था। तो यहाँ इस पूरे की डायमेंशन, इस पूरे की डायमेंशन m0 l0 इतने की डायमेंशन क्या होगी, इतने की। e की पावर में लिखा है, e की पावर में डायमेंशनलेस होगा, m0 l0 t0। और ये जो पावर में लिखी हुई चीज़ है
माइनस टी बाई आर सी, ये भी कैसी होगी, यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो पूरे के पूरे डायमेंशनलेस तो होते ही हैं, पर अगर बेटा कहीं पर भी e की पावर x लिखा है तो ये x भी कैसा होगा, ये x भी डायमेंशन लेस होगा बेटा। इतनी बात लिख लो, फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। अभी तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ज्ञान बता रहा हूँ, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे सवालों में वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। साइन थीटा कैसा है बेटा, डायमेंशन होगी कि नहीं होगी, कॉस थीटा, टेन थीटा, लॉग एक्स, एलन एक्स, एलन एक्स जानते हो, लॉग में जब बेस में ई होता है, लॉग में जब बेस में ई होता है तो इसे नेचुरल लॉग कहते हैं, एलन बोलते हैं ना, तो एलन एक्स भी लिखा होगा तो वो डायमेंशनलेस होगा। अच्छा 4 की पावर x बताओ, डायमेंशन 6 की पावर x, 3 की पावर x, पक्की बात ना, e की पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब कैसे होते हैं, डायमेंशन इनकी। अच्छा इनका आउटपुट डायमेंशनलेस होता है कि इनपुट, आउटपुट डायमेंशनलेस होता है कि इनपुट, दोनों डायमेंशन, मतलब साइन थीटा के अंदर जो चीज़ लिखी होगी ना थीटा की जगह पर वो भी डायमेंशनलेस होगी, और जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी वो भी कैसी होगी, डायमेंशनलेस होगी। क्या आपने कॉपी कर लिया, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, ठीक, चलो लिख रहे हो, लिख लो लिख लो, टेक योर टाइम। डन। आइए एक सवाल करते हैं बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा शायद एसएचएम की क्वेश्चन याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। x बराबर a साइन ओमेगा टी, सरल सवाल से शुरू करते हैं ना, याद आया, बड़ी फेमस इक्वेशन है ना बेटा। x यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है।
और यहाँ पर ए और ओमेगा कांस्टेंट्स हैं। क्या है बेटा? लेकिन ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशन हो सकती है। तो हमें बेटा यहाँ पर टी टाइम है, टी इज द टाइम, टी इज द टाइम। तो बेटा हमें क्या क्या बताना है? हमें बताना है फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए कॉमा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं खुद करके दिखाऊंगा, अगला आप करके दिखाएंगे, ठीक है? तो अच्छे से मेरी सारी बातों को ध्यान से सुन लो, फिर ट्राई। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग कर लेंगे, बट फिर भी मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनो। बेटा हमें पता है कि ये साइन थीटा, जैसे आपने देखा कि ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ डायमेंशनलेस होगी। तो पहले मैं लगाऊंगा सॉल्यूशन करते समय कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है, दो चीज़ें अगर बराबर लिखी हुई हैं पूरी की पूरी, तो बराबर तभी लिख सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर करने वाला हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है बेटा? x है। राइट हैंड साइड में कौन है बेटा? a है। और कौन है? साइन ओमेगा टी। अब मुझे बताओ x का डायमेंशन क्या होता है बेटा? l। a का डायमेंशन क्या होता है? ये। और ये होता है m0 l0 t। ये तो 1 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मेरे बच्चों a का डायमेंशन सीधे सीधे लेंथ के बराबर आ गया? और जिन बच्चों को याद है तो क्यों ना हो, a होता तो एम्पलीट्यूड ही है, और एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ही तो होती है मीन पोजीशन से। तो जिनको याद नहीं है भाड़ में जाए, अभी क्या करना है, जब एसएम बताएंगे तब बात होगी। अभी मुद्दे की बात यह है कि सीधे सीधे लिख सकते हो। अभी चूंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो इतना लिख रहे हैं, एग्जाम में लिखना नहीं है, देख के टिक करना। कैसे? इतनी चीज बताओ कैसी है? डायमेंशनलेस। तो सीधे सीधे x का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा? x क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है एक प्रकार का, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो लेंथ इसका है तो लेंथ इसका हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा तो डायमेंशनलेस है। अब मुद्दा आता है कि ओमेगा का डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो बच्चे मेरी बात को गलत तरह से समझते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर साइन थीटा के जो अंदर चीज़ लिखी होती है वो भी डायमेंशनलेस होती है, इनपुट भी डायमेंशनलेस होता है। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, इनपुट तो होता है। तो उन्होंने कहा सर अंदर ओमेगा लिखा है, ओमेगा डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो ओमेगा का डायमेंशन m0 l0 t0 हो जाएगा। क्या सही बात है ये गलत बात है भाई। मैंने ये थोड़े ना कहा था कि साइन के अंदर जितनी चीज़ें लिखी हैं उनका फुटकर में डायमेंशन 0, ऐसा थोड़े ना कहा था। मैंने तो कहा था जितना इनपुट लिखा है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो इनपुट है ये डायमेंशनलेस होगा। ये m0 l0 t0 है ना। तो इसको लोग जल्दबाजी में 1 भी लिख देते हैं कि कौन लिखे बार बार, है ना। तो यहाँ से देखो ओमेगा हो गया और टाइम का t हो गया, है ना। और ये तो m0 1 लिख दो, इसको 1 लिख दो, ऐसे सिंपल 1 लिख देते हैं लोग। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ? 1/t। तो क्या हो जाएगा बेटा? t माइनस, ऊपर जाएगा तो t माइनस 1। तो आपको ये समझना है, एक तो आपको इससे काम चल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करके पूरा का पूरा साइन डायमेंशनलेस होगा। दूसरा जो अंदर वाली चीज़ें लिखी हैं उसमें अंदर जो भी लिखा है उस पूरे की डायमेंशन को आपको m0 l0 t0 करना है। अपने आप उस पूरे को करोगे तो अपने आप उसमें जो अननोन होगा वो आपका बाहर आ जाएगा। जो नोन होगा, जैसे t नोन था तो t को टाइम रख दिया, बाद में टाइम अपने आप डिवाइड हो गया तो t की पावर -1 हमारा आंसर आ गया, है ना। तो सीधे ये गलत फहमी मत पालना कि ओमेगा डायमेंशनलेस होगा। हाँ, अगर साइन के अंदर ओमेगा अकेला होता, साइन के अंदर ऐसे लिखा होता ओमेगा, तो फिर सीधे सीधे ओमेगा अकेला इनपुट है तो हम ओमेगा को डायमेंशनलेस बोल देते। तो इनपुट से मेरा मतलब है इनके अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उस पूरे को m0 l0 t0 करना है, एक एक को नहीं करना है अलग अलग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक है। तो लिख लो और एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। तो बेटा एक फोर्स लग रहा है, फोर्स है F बराबर अल्फा टी साइन बीटा टी। F बेटा फोर्स है, T बेटा टाइम है। फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा।
फोटो वोटो नहीं बेटा, कॉपी पे लिखो, कलम घिसो, कलम घिसने से होगा। चलो, मेरे देश के होने वाले भावी फ्यूचर डॉक्टर्स, बताइए भैया, व्हाट विल बी द आंसर? दो दिन से यार समोसा खा ले रहे हैं कि मन करता है कि समोसा ना खाएं। आज पोरवाल सर के चक्कर में खा लिया। डाइट कंट्रोल नहीं हो पा रही, वजन घटेगा नहीं। क्यों प्रतिभा दीदी, क्या कह रहे सुशील? हाँ, कम होना चाहिए यार, वजन बढ़ गया है। बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। अल्फा का बताओ। MLT -3 बता रहे हैं हमारी देश की बेटियां। श्वेता दीदी, श्वेता नाम है ना तुम्हारा, तुम सुधर जाओ। तुम कैलकुलेशन एरर बहुत करती हो बच्चा, आप कैलकुलेशन एरर बहुत करती हो। तुम्हें मैथ की स्पेशल क्लासेस देनी पड़ेंगी लग रहा है। बेटा ई का कर दिया तुम, ये क्या लगाए हो? अल्फा भाई, अल्फा ठीक है। अच्छा ये हाँ ठीक तो है, ठीक है। T-3 तो आएगा, तो -1 क्यों बोल रहे हो तुम? लेकिन तुमने ये बीटा कितना गलत किया। बीटा के लिए तुम्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। हमारी सोनार बच्ची ने बीटा T² की डायमेंशन फोर्स के बराबर कर दी है। देश की बेटी, क्या गलती बताओ बताओ। हाँ, इतनी जल्दी अभी कभी भूल गए। साइन के अंदर जो भी होता है वो कैसा होता है? ये पीछे वाले लोग भी तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं? एक एक कॉपी चेक करनी पड़ेगी मुझे। गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, चीटिंग कर रहे हो। क्या शुभ नाम है दीदी आपका? नाम सॉरी, अच्छा कठिन है नाम थोड़ा, तो ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। ये कैलकुलेशन इतना सिस्टमैटिक क्यों नहीं करते? जैसे यहाँ पे अब आप डायमेंशन इक्वल कर रहे हो तो आप ब्रैकेट लगाते रहो, ठीक है। एग्जाम में मत लगाना, पर कॉपी कोई देखेगा तो कहेगा सर ने इतना भी नहीं बताया कि डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखते हैं। हाँ यहाँ लगा दो, शाबाश। बीटा कैसे निकालोगे? अच्छा मुझे ये बताओ, जो साइन के अंदर लिखी हुई चीज़ है तो बाकी की क्या जरूरत है? उसको उठाओ, अकेले को डायमेंशन लेस कर दो, M0 L0 T0 के बराबर कर दो। क्यों बेटा, तो पहली क्लास है ना, दिखाओ क्या कर रही हो। इसने सही से कॉपी किया है, वेरी गुड। ये होनहार बालिका है। क्या नाम है बालिका आपका? खुशी। चेहरे से झलक रहा है कि खुश खुश रहने वाली लड़की। तुम लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे हो सॉल्व ना? दिखाओ मुझे एक बार। राइटिंग थोड़ी सी मेरे जैसी है तुम्हारी। क्या बेटा, अगले सवाल में तुम्हारे पास आएंगे। नहीं, बेटियों को देख लेने दो पहले। अल्फा टी बीटा टी स्क्वायर टाइम करो। क्या करोगे? पर ये पूरा डायमेंशन लेस हो। पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम करेंगे। तो देखो, डायरेक्ट करने का नुकसान देखा तुमने? तुम्हें फांसी की सजा हो गई। क्यों हो गई? तुम्हारे -5 हो गए। आता हुआ सवाल गलत कर दिया। जब ये t डिवाइड होगा तो -3 होगा, यहाँ तुमने -1 लिख दिया। इस देखो, अच्छे लोग, पता तुम्हें, जब गाड़ी इंसान सीखता है तो उसकी गाड़ी ठुकती नहीं है।
क्योंकि वो नया नया सीखा होता है, वो सावधानी से चलाता है, अरे कहीं टकरा ना जाए। और जब वो सोचता है अरे हम ही हम हैं, हमसे आगे कौन है, तब उसकी गाड़ी टकरा जाती है। तो तुम एक्सपर्ट थी, तुमने डायरेक्ट किया, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो गया। देखो यहाँ तुम फोर्स लिखोगे mlt-2 और ये टाइम नीचे आएगा, तभी तो आएगा। अल्फा इंटू टी के बराबर करोगे ना, तो टी जब ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा, mlt-3। देखा, रन आउट हो गई ना तुम। ये नहीं करना, ये एरर है। ये तब करना है जब तुम एकदम परफेक्शन हो जाओ, जब तुम मतलब समझ लो ना, रामानुजम टाइप गणित के कैलकुलेशन करने लगो मन में, ये बस हवा में। जब जैसे रामानुजम को पता है तुम्हें, देवी आके सब कैलकुलेशन करके बता जाती थी, ऐसे जब नींद में कैलकुलेशन तुम लोग करने लगो तब डायरेक्ट करो। यहाँ डायरेक्ट मत करो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर यहाँ डायरेक्ट करोगे तो एग्ज़ाम में गलतियाँ बहुत होंगी। यहाँ स्लोली स्लोली करो, परफेक्शन ले आओ कैलकुलेशन में, एग्ज़ाम में डायरेक्ट करो, क्योंकि इतने मजबूत हो गए कैलकुलेशन में कि डायरेक्ट में भी गलती नहीं होगी। और यहीं अगर डायरेक्ट करते रहोगे, गलती करते रहोगे, सुधरोगे नहीं, लो कॉन्फिडेंस होगा। लो होगा तो एग्ज़ाम में जाओगे तो डर लगेगा कि अरे डायरेक्ट करने से गलत हो जाता है, तो लंबा लंबा कैलकुलेशन करोगे, देर लगेगी, पेपर अटेम्प्ट करने में समय कम पड़ जाएगा। फिर क्या कहोगे, सर फिजिक्स करने का समय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को तुम्हें आखिरी में करना है, हमें पता है। पहले बायो निपटानी है, फिर केमिस्ट्री निपटानी है, फिर तुम फिजिक्स करोगे। फिर तुम कहोगे क्वेश्चन सर 10 सवाल तो बिल्कुल ऐसे थे, पढ़ ही नहीं पाए, इतने सरल थे, 5 6 7 तो उसमें हमें 100% आते थे। तो नॉलेज के बाद टाइम मैनेजमेंट सेकंड फैक्टर होता है सिलेक्शन के लिए। पहला नॉलेज, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी नॉलेज से आता है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे 1 घंटे में 15 सवाल हो रहे हैं केवल, मेरा कैलकुलेशन बड़ा स्लो है। गलत बोल रहे हैं वो। 15 हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, मतलब ब्रेन जल्दी से सोच नहीं पा रहा, मतलब कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है। जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, ब्रेन जल्दी जल्दी सोचेगा, फटाफट लिखेगा। हाथ में थोड़े ना तुम्हारे दर्द हो जाएगा, हाथ के पास है कैपेसिटी लिखने की, ब्रेन सिग्नल ही नहीं भेज रहा है, तुम्हें हर पर स्टेप सोचना पड़ता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट उतने शार्प नहीं है। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस यहाँ डिटेल में करो, अच्छे से करो। जब तुम्हें लगे कि नहीं अब मुझसे गलतियाँ नहीं हो रही, तब इस तरह से करना है। इसलिए मैं कॉपी देख रहा था कि मैं किस तरह से लिखते हो, करते हो, आइडिया होना चाहिए मुझे। तो क्या उपाय यही कि सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करो, प्रोसेस से हटो मत। जो प्रोसेस है, और क्लास के बाद मुझसे मिलो, उपाय बताते हैं ना। आओ बच्चों, तो इस पे हम काफ़ी सवाल करने वाले हैं, चूँकि कुछ लोग गलत कर रहे हैं अभी भी। तो देखो पहला क्या करना है हमको, इस पूरे, मुझे बताना जितना पूछे, तो बताते नहीं हो तुम लोग। इस पूरे का डायमेंशन बताओ क्या होगा, m0 डायमेंशन लेस बोल सकते हो। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन था, फोर्स। राइट हैंड साइड पे कौन था, अल्फा टी था, साइन बीटा टी स्क्वायर। अब देखो मैं कैसे लिखता हूँ, सिस्टमैटिकली लिखता हूँ। एग्जाम में तो मैं देख के आंसर लिख दूंगा सीधे, लेकिन अभी तुम्हें भी सिस्टमैटिक लिखने की आदत। कॉपी में सिस्टमैटिकली लिखो, स्टेप गोल मत करो। अब इसको डायमेंशन लेस कर दो, फोर्स का लिखो mlt-2, अल्फा लिखो, टी टाइम लिखो, ये क्या है m0 l0 t0। ये t यहाँ पे डिवाइड, ये तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड मारो, mlt-2 डिवाइड बाई t, है ना। t नीचे आ गया, ऊपर जाएगा तो mlt-2 t-2 और एक t और जाएगा -1, तो क्या आएगा mlt-3, ये आ जाएगा अल्फा। अब बीटा निकालने में गलती कर रहे हैं लोग, बार बार भूल जा रहे हैं। बीटा में केवल वो चीज पकड़ो जो साइन के अंदर है, केवल उतनी चीज पकड़ो। तो क्या पकड़ोगे, बीटा इंटू टी। बोलो इसका क्या डायमेंशन होगा, आरुषि बोल बेटा, बोलो। लंच तो किया है ना, लंच किया है ना, हाँ बताओ, बोलो, आवाज निकलो।
बीटा टी स्क्वायर का, शांत रहो यार, उससे पूछने दो। वेरी गुड आरुषि, अब आवाज निकल रही तुम्हारी। तो m0 L0 T0, ठीक है। तो बीटा अलग कर लिया, टाइम का स्क्वायर अलग कर लिया, इसको मैं 1 लिख देता हूं, झंझट खत्म। ये ऊपर जाएगा 1/t स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, t की पावर माइनस। अब मुझे बताओ, क्या सभी लोग समझ गए इस बात को? साइन पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है, और साइन के जो अंदर चीज लिखी है वो भी कैसी होती है, डायमेंशनलेस। ठीक है बेटा, अब कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछो, जहां मन में डाउट है वहां पूछो, ठीक है। बाकी जो नए बच्चे हो परेशान ना हो, लेक्चर देख लोगे, थोड़ा बहुत अगर डाउट है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि 2-3 क्लास का पढ़ा दिया, बेसिक काफ़ी पढ़ा दिया। बेसिक पढ़ने का अपना फ़ायदा होता है। अब तो हम इसको 1-2 क्लास में ख़त्म कर देंगे। चलिए लिख लिया, फटाफट लिख लिया, पूरा एक सीक्वेंस में चलेंगे। डायमेंशन, इसके बाद एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सब पूरे निपटा देंगे, कोई कोना छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद आएंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर 1D मोशन। मैथ आती हो तो बताओ, पूरी आती है मैथ? मैथ की जरूरत नहीं है। मैथ टुकड़ों में पढ़ाएंगे, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़ा देंगे। फिर जहाँ लॉग यूज़ होगा वहाँ लॉग बताएंगे। पूरी इकट्ठे मैथ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर 15 दिन लगातार मैथ पढ़ाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा तुम लोगों का, है ना। तो मैथ लेकिन पढ़ाएंगे, मैथ पूरा, है ना। उसके बाद 1D शुरू करेंगे। लिख लो भैया, लिख लो जल्दी से। तो एक सवाल मैं लिखता हूँ असाइनमेंट में, चलो असाइनमेंट की जरूरत नहीं, वो तो तुम करोगे, मैं अपनी तरफ से देता हूँ तुम। सवाल कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान पूर्वक समझना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगवाऊंगा मैं, चलो पहले ज़्यादा नहीं लगवाता, पहले कम दिमाग लगवाता हूँ। एनर्जी है, एनर्जी क्या है बेटा, एनर्जी ई है, ई बराबर है अल्फा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा टी। अल्फा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा, वेरी सिंपल। ई क्या, व्हाट इज ई बेटा, व्हाट इज ई, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, डिस्टेंस, व्हाट इज टी, टाइम, व्हाट इज ई, ई नंबर है, यूलर नंबर है ना, एक्सपोनेंशियल नंबर 2.7, ठीक है। चलो क्या चाहिए मेरे को, अल्फा का डायमेंशन और बीटा का डायमेंशन। चलो बताओ बेटा, बताओ बताओ। ये सब कर देना, मैं 2 मिनट 3 मिनट का समय दे रहा हूं। इस बार मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा, मानूंगा नहीं मैं। घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, 13 से 14 घंटे। देख ले तुम्हारा भी। नोट्स बड़े छोटे छोटे लिख रहे हो। गुड गुड, शाबाश। हम देख लूँगा, सही है, वेरी गुड, हो गया। आ रहे बेटा, आ रहे, आएंगे आएंगे, इस बार सबका देखेंगे, इस बार मैं मानूंगा नहीं। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका, आरुषि,
2 लोग आरुषि नाम के, वेरी गुड। नीता दीदी आपने तो कर ही लिया होगा, ठीक। दिखाओ जरा इन लोगों का, देख लूं बंदरों का। शाबाश, क्या नाम है? शिवांश, वेरी गुड बेटा, वेल डन। हाँ मेरे बच्चे, क्या नाम है स्मार्टी? किशन। अरे वाह वाह, किशन कन्हैया, वेरी गुड। MT-2 और क्या है ये? अल्फा, ये तो पिछला वाला क्वेश्चन ये है। और वो कहाँ है? बीटा। बीटा तो डायमेंशनलेस हैं? नहीं। किशन तुमको बेटा माखन नहीं दूंगा मैं, एक रत्ती भर। बीटा डायमेंशनलेस कैसे है? एक्सपोनेंशियल में ना। तो देखा, ये वही गलती कर रहा है। देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी, खुशी तुम सुन रही हो? वही गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? मैंने कहा था कि बच्चे ये गलती करते हैं, किशन ने ये बात सुनी, लेकिन किशन देखो वही गलती कर रहा है। साइन के अंदर ओमेगा टी था और ओमेगा को लोग डायमेंशनलेस बोलते, किशन कह रहे बीटा डायमेंशनलेस है। अब तुम लोग बताओ क्या गलती है? बीटा अकेले डायमेंशनलेस है कि बीटा टी मिला के डायमेंशनलेस? मिला के। देख रहे आप, किशन में समझ में आया? अब क्या 2 दिन तुम्हें भूखा रखा जाएगा? अल्फा सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आए उधर, रुक जाओ बेटा, आते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कॉपियाँ। सही कर रहे हो तुम लोग? चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? करो, दिखाओ। ये है कहानी। कोई भी चीज़ डाउट हो पूछ सकते हो आप, संकोच नहीं करना, तुम्हारे लिए पढ़ाया जाए। अपना समझो, किसको? हमको, है ना? तो जब अपना समझोगे तभी तो कह पाओगे। अपनों से कह पाते हो? मम्मी से पैसा मांगना होता तुरंत कह दे मम्मी पैसा चाहिए, लेकिन बगल वाली आंटी से नहीं कह पाते होगे। अगर रिश्ते अच्छे हैं तो उनसे भी मांग सकते हो, है ना? तो कहने का मतलब है शिक्षक को अपना समझो तभी कह पाओगे। क्या किया? हाँ, ML2T-2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहली क्लास है क्या? तब तो चलेगा, तब तो तुम्हें छूट है, कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर लिख, नंबर हमारा लिखो, वेरी गुड। तो तुरंत मैसेज कर देना, आज रात में ही 2 लेक्चर देख लेना, कल दिन में 1 लेक्चर देख लेना, परसों आओगे तो सब, कल आओगे रात में सब समझ आएगा। और संडे मिलेगा बीच में, जिन लोगों को कल नहीं हो पाएगा वो संडे को सब कवर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो अभी हम बोर्ड पे बताएंगे, थोड़ी गलती है, देखो एनर्जी ई लिख दिया, सी का करो, ये पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा। अल्फा लिखो, L2 करो 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 करो। हाँ सांबा, अरे ओ सांबा, कितने आंसर आए रे? सही, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? ज़्यादातर बच्चे अच्छे बच्चे क्लास में मेरी यहाँ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, भेज देंगे भेज देंगे। अगर भेज ना पाए तो करते रहना मैसेज, सोने मत देना हमको, कॉल करनी पड़े। हम कभी कभी भूल जाते हैं ना मैसेज पढ़ने के बाद। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि मैसेज पढ़ लिया है और लेक्चर नहीं भेजा तो थोड़ी देर बाद फिर मैसेज करो। हो सकता है मैं लेक्चर पढ़ा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, तो घर पहुँचा भूल गया, तो इसलिए आपका हक है लेक्चर मिलना। MT-2, वेरी गुड वेरी, यही आ रहा है, हम समझ गए, चेहरे की चमक बता रही है ना? कर लिया ना तुम लोगों ने? ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किशन, बीटा डायमेंशनलेस है कि बीटा टी? अब दोबारा गलती नहीं करना। हाँ अच्छा, गलती से निकल गया, कोई नहीं, गलती से स्लिप मिस्टेक हो गया भाई। अच्छा ये है, ठीक है, गुड। और बेटा तुम्हारे सवाल आज रात में बना दूंगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें भेज दूंगा सवाल, चाहे सवेरा होगा नहीं उससे पहले भेज दूंगा। तो भैया 90% लोग उधर जो छुपे हुए लोग कर लिया ना? हाँ, अरे हम समझ गए चेहरा देख के। और ये हमारी बीच में जो बैठी हैं देश की बेटियां, बेटा तुमने कर लिया? नाम तुम्हारा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अच्छे से पूछेंगे तब बोले आएंगे नाम। चलिए, तो मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। तो बच्चों देखो, कहानी कुछ ऐसी है, सबसे पहले
मुझे जितना पूछूं उतना बताना है। इतने का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन लेस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले करेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चा? लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है, एनर्जी। ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी होती हैं सबकी डायमेंशन सेम होती है। क्या मैंने आज आपको कोई डायमेंशन बताई है एनर्जी की? क्या बताई है? mL2T-2, ठीक है, ये एनर्जी की डायमेंशन है। राइट हैंड साइड अल्फा लिख लो, अल्फा। एक्स स्क्वायर की डायमेंशन लिख लो, एक्स स्क्वायर की। और किसकी लिखोगे भैया? और किसकी? e की पावर माइनस बीटा टी की। ये मुन्ना कैसा है? डायमेंशन लेस। चलो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। तो mL2T-2, अल्फा का क्या होगा डायमेंशन? अल्फा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एल स्क्वायर। इसका क्या होगा? m0 L0 T0। 1 करो। क्या मैं इस एल स्क्वायर से इसको खल्लास कर दूं? तो क्या ये अल्फा बचेगा और ये क्या बचेगा? m T⁻²। यूनिट लिखना मांगता है तो मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे बीटा चाहिए तो e की पावर में जो चीज़ लिखी होती है वो भी डायमेंशन लेस होती है। तो बीटा टी भी डायमेंशन लेस होगी। 1 लिख देता हूँ, m0 L0 T0 लिख ही देता हूँ, शॉर्टकट नहीं करूँगा, ठीक। तो बीटा बराबर ये t नीचे चला जाएगा 1/t, तो t की पावर क्या हो जाएगा बेटा? -1, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सबने कर लिया होगा, सब समझ भी गए होंगे। बेटा समझ पा रहे हो तुम लोग? ओके। क्वेश्चन तो मैं हटा ही सकता हूँ, ये तो कॉपी हो गया होगा। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मैं कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूँ, हल्का सा बदलाव करूँगा, थोड़ा मैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल करूँगा। होमोजेनिटी भूल तो नहीं गए हो? दो चीज़ों को अगर जोड़ रहे हैं तो उनका डायमेंशन, दो चीज़ों को घटा रहे हैं तो डायमेंशन, दो चीज़ों को इक्वल कर रहे हैं तो डायमेंशन। शाबाश। तो याद करो वो दिन जब तुमने वेव इक्वेशन पढ़ी थी तो कुछ ऐसी वेव इक्वेशन आई थी, y बराबर a साइन अल्फा x माइनस बीटा टी। अरे kx माइनस ओमेगा टी था ना, a साइन kx माइनस ओमेगा टी है ना। सुनो सांबा, y है डिस्प्लेसमेंट, ये दिया जाएगा, y है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है बेटा, x है डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस या पोजीशन, t क्या है बेटा? टाइम, वेरी गुड, टाइम है, टाइम। अब मैं आपसे पूछता हूं, फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। 3 प्रश्नों के आंसर चाहिए, हर एक के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं सोचने का पूरा टाइम दूंगा आपको, आप सोचिए अच्छे से।
हाँ बच्चों, मेरे देश के नौजवान लहू, बताओ भैया बताओ। ए तो बता ही दो, कम से कम छोटा ए तो बता ही दो। एल आ रहा है, चलो कुछ तो मतलब खून की रफ्तार बढ़ी है हमारे। किसका एल माइनस? एल माइनस और वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे कैसे किया, ऐसा कैसे? पूरे का होगा, अल्फा एक्स और बीटा टी का अलग अलग होगा, ये कैसे कहें? तो मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ये आपने कैसे सोचा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये पता है कि ये पूरी चीज़ इतनी डायमेंशनलेस होगी, लेकिन इसमें पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों अलग अलग डायमेंशनलेस होंगे, ये कैसे सोचा? हाँ देखो बेटा, पहला सवाल ए सबने निकाल लिया, ए लेंथ आएगा, ए लेंथ आएगा, ए का एल आएगा, एल। दो कैसे करेंगे? LHS का डायमेंशन बराबर RHS का डायमेंशन। बोलो सांभा। तो LHS का डायमेंशन क्या है भैया? Y का। Y का डायमेंशन क्या है भैया? RHS का। A साइन अल्फा एक्स माइनस बीटा टी, वाई का हो गया एल, ए हो गया इसका M0 L0 T0 हो गया, है ना। तो ए का सीधे सीधे आ गया एल, ये फर्स्ट आंसर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अब हम लोग बेटा ध्यान समझना, ये मुझे बताओ मैं क्या मैंने इसको और इसको घटा रखा है? तो मैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल कह सकता हूं कि जो अल्फा एक्स का होगा वही बीटा टी का होगा, क्योंकि मैंने इनको घटाया है। घटा तभी सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो, और जो घटाने पर ये जो पूरी चीज होती है इसका डायमेंशन भी वही होगा। बोलो, मैंने कहा था ना a माइनस बी अगर लिखा है तो जो a का यूनिट होगा वही b का होगा, वही पूरे का भी होगा। और ये जो अंदर लिखी हुई चीज है, अगर ये पूरी चीज लिखी है, ये रूल क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो चीज लिखी होती है उसका डायमेंशन क्या होता है? यानी ये पूरी चीज कैसी होगी? डायमेंशनलेस। लेकिन हम जानते हैं कि जो यूनिट इस पूरे का होगा वही इस अकेले का होगा, वही इसका होगा, क्योंकि जिनको आप घटा रहे हो उनके यूनिट सेम होते हैं, और वही पूरे का आता है। जो ए का होगा वही बी का होगा, वही ए माइनस बी पूरे का होगा। अब समझ रहे हो ना मेरी बात? 20 जूल में अगर मैं 10 जूल घटा रहा हूं, अगर मैं 10 जूल घटा रहा हूं तो आंसर तो बेटा 10 जूल ही आ रहा है ना। बताओ, तो इसका यूनिट या इसका जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट सेम ही आएगा ना बेटा। तो यहां पर बस बीटा टी अलग डायमेंशनलेस है, टाइम अल्फा एक्स अलग डायमेंशनलेस। तो जब आप तुम थोड़े समझदार हो जाओगे तो देख के लिख दिया करोगे। कैसे? ये लेंथ है, तो जब ये नीचे जाएगा तो या इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए मीटर है तो इसको 1/मीटर कर दो, ये लेंथ है तो ये 1/लेंथ कर दो, लेंथ कट जाएगी। तो एल फिर भी अभी सिस्टमैटिक करो, तो अल्फा का हो गया, एक्स का हो गया एल, और ये M0 L0 T0 को मैं 1 लिख दे रहा हूँ। तो बेटा क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ से 1/L, 1/L का मतलब है L इनवर्स। ठीक बेटा। बीटा टी बताओ, बीटा टी को क्या है? 1, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? हैं? बीटा बराबर क्या हो जाएगा? टी माइनस। क्या आपके आंसर यही? कितने लोगों के आंसर करेक्ट है? काफ़ी लोग हैं, 90% लोग। जिन लोगों ने कुछ गलती की है, क्या उन्हें अपनी गलती समझ आ गई? अगर उन्हें अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको कहाँ दिक्कत है, किस स्टेप में। ठीक है,
ध्यान रखना, साइन के अंदर कोई चीज़ अगर लिखी है तो डायमेंशनलेस होगी। अगर बहुत सारे टर्म साइन के अंदर बेटा प्लस माइनस में लिखे हैं तो सब अलग अलग भी डायमेंशनलेस होंगे। हाँ, ये नहीं कह सकते कि अल्फा डायमेंशनलेस है, क्योंकि अल्फा के साथ एक्स भी गुणा में है ना, तो अल्फा एक्स डायमेंशनलेस होगा, अल्फा अकेला डायमेंशनलेस नहीं होगा। ये बात गड़बड़ ना कर देना, नहीं तो निपट जाओगे, है ना, फिर ना बताना कि निपट गए हम। एक हमारी असाइनमेंट में तड़कता भड़कता सवाल है इसी कॉन्सेप्ट पे, मैं सोच रहा हूँ वही करवा देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 31, दो हैं, एक 20 है एक 31 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 31 में तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये बहुत आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और तो क्वेश्चन, इससे पहले कि आप क्वेश्चन नंबर 31 करो, मैं आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कुछ लोगों ने सुना नहीं है। क्या सबने लिख लिया? कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा? एनीबडी? चलो बेटा, मैं एक बार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रिवाइज करा देता हूँ। जिन लोगों ने मुझसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा था, मैं गुजारिश करूँगा कि वो मुझे याद दिलाएं, बिना कॉपी देखे, वरना खून हो जाएगा मेरे हाथों में। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन से फॉर्मूले से, ये डबल एन होता है कि नहीं होता, कि मेरा भ्रम है? एक एन होता है, ठीक है। ये विदेशी लोगों का जितना नाम बिगाड़ सको उतना ठीक है, कोई भारतीय होता तो बात अलग होती है। इतना सिलेबस बना के सोचो, इतनी रिसर्च ना की होती तो नीट का सिलेबस कितना कम होता है कि नहीं, फिजिक्स आसान होती। तो इन लोगों का नाम जितना गलत सलत लिख सकते उतना बढ़िया रहेगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम के से लिखते हैं, के, और कुछ लोग प्यार से के भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था सबसे सरल फॉर्मूला होता है कि जब हम लोग हीट पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो गैस, आइडियल गैस की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी, ये नया शब्द है, अभी मैं समझाऊं। या मोनो एटॉमिक की याद कर लो, मोनो एटॉमिक गैस एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, आइडियल गैस है ना, आइडियल, उसमें बेटा होती है 3/2 kT। के इज द, के ही लिखते हैं, मैं जानबूझ के भी लिख रहा हूं, ये एनर्जी होती है, एनर्जी, एनर्जी। तो एनर्जी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। व्हाट इज दिस बेटा? टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी होगी तो मैं एनर्जी की डायमेंशन लिखूंगा mL2T -2। 3/2 कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। जिनकी डायमेंशन नहीं होती उन्हें डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं, और जिनकी डायमेंशन होती है उन्हें डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 3/2 का डायमेंशन उड़ा दो, के भी अपन को मांगता है तो ऐसे रहने दो। टेम्परेचर, टी ना लिखना, केल्विन, के को डिवाइड मारो यहाँ पे, तो mL2 T -2 K -1, ये के बी की डायमेंशन आ जाएगी। लेकिन मेरे देशवासियों, आप इस बात को समझो, मैंने ये महसूस किया है जितने भी सवाल अब तक जेईई मेन या नीट एग्जाम में आए हैं, उनमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से रिलेटेड जब सवाल बनाया है तो हमेशा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर घुसा रहता है। मतलब आपको K × T एक साथ मिला है, हमेशा एक साथ। तो मैं ये चाहता हूं कि अब जैसे मान लो K × T एक साथ मिला, K × T एक साथ, मैं क्या सोच रहा हूं आप समझिए।
तो एक बच्चा वो होगा जो k की डायमेंशन अलग लिखेगा, t की अलग लिखेगा, लेकिन जो समझदार बच्चा होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि k इंटू टी क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी। तो k और t की अलग अलग काहे लिखनी है? k इंटू टी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर डेफिनेटली एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो k इंटू टी की जो डायमेंशन होगी वो सीधे सीधे एनर्जी की हो जाएगी ml2t-2। बात समझ रहे हैं नहीं? ठीक है, तो अब मुझे क्वेश्चन नंबर कौन सा करने के लिए कहा था? 31 कर दो बेटा। बेटा पहले तो मैं 31 लिख देता हूं। फोर्स दिया है, फोर्स अल्फा बीटा बाहर है बेटा। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर, है ना, ई की पावर। ई की पावर है -x² बटे अल्फा के टी। यहां पर बेटा x डिस्टेंस है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर है। बीटा की डायमेंशन पूछी, कितना सुंदर सवाल बनाया, लजीज सवाल बनाया, लजीज। मैं आपको सॉल्व करने के लिए पूरे 2 मिनट देता हूं। टेक योर टाइम। 2 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा, तब तक मैं थोड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेता हूं। अलग अलग नहीं है, देखा है इसको, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है। अच्छा, किस फॉर्म में बताओ? अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस फॉर्म में? उस दिन तुम लोग कुछ सर पढ़ा रहे थे, कुछ हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कुछ पढ़ा रहे थे ना? क्या है ये, कैसा है ये? क्या बोलोगे इसको, कुछ बोल पाएंगे? कंपाउंड है। अच्छा, इसमें H2O और एक H2O मॉलिक्यूल और दूसरे H2O मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मुझे कुछ याद नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग H और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते थे ना, HN, HF, HCl ऐसे कुछ होता था। सबसे स्ट्रॉन्ग HF होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है। बताओ बेटा, बताओ। थर्ड मैं देखना चाहूँगा कैसे किया, हमारी उसी में गचर पचर कर दिया। यहाँ पे अल्फा निकालो। अच्छा, ये डायमेंशन लेस तो इक्वल टू अल्फा हो गया ना। एनर्जी m-1 L2 कट जाएगा। सही लग रहा है, आंसर मैच कर रहा है। गुड, कर लिया। बताओ मेरे देश के होनहार बच्चों, थर्ड ऑप्शन। बेटा ये बताओ, अगर हो सकता है कि मेरे मन में पहले ये आए कि मैं LHS और RHS बराबर कर लेता हूँ, लेकिन बेटा तुम देखो कि LHS और RHS में LHS तो फोर्स हो जाएगा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का बेटा m लिखेंगे, एक्सेलरेशन का लिखेंगे Lt-2 और RHS का लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का। और इस पूरे का क्या हो जाएगा बेटा, पूरे का डायमेंशनलेस। ये पूरा ई की पावर डायमेंशनलेस हो जाएगा ना। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए हम फंस जाएंगे। हमें अल्फा जब तक नहीं पता है तब तक हम बीटा, इसलिए अच्छा सवाल है, 2 बार करना पड़ेगा। यहाँ से अल्फा निकल आएगा, यहाँ से। तो जो ई की पावर में बेटा चीज़ लिखी वो भी कैसी होगी, डायमेंशनलेस। तो बेटा क्या ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख लिया? मैं हटा दूँ इसको, चलो इधर कर देता हूँ। लिखना है, लिखना है। अच्छा, तो देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ बेटा x² बटे अल्फा
के टी, ये बताओ कैसा होगा, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। ठीक है भैया, चलो अब मुझे बताओ, मुझे अल्फा चाहिए बेटा, अल्फा। मैं क्या करूँ, ये 1 है, 1 अल्फा इधर ले आ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बताओ क्या होगा, एल स्क्वायर। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ के का अलग मत रखो, टी का अलग मत रखो, टी टेम्परेचर है, के इंटू टी क्या बता रहा है, अरे 3/2 को गोली मारो, वो तो नंबर है ना, हमें तो यूनिट से मतलब है ना। तो के इंटू टी क्या बताता है, एनर्जी। यानी बेटा जो ये के टी अकेला होगा ना, के टी इसकी जगह क्या मैं एनर्जी लिख दूं, एनर्जी क्या होता है, ml2 t-2, और ये अल्फा इधर आ गया, अल्फा इधर भेज दिया ऊपर। अब इसको देखो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो अल्फा बराबर क्या आएगा आंसर में, m हो जाएगा -1 और t हो जाएगा 2, ये अल्फा आ गया। अब क्या करना है, इस अल्फा की वैल्यू यहां डालनी है और यहां डिवाइड कर देना है, बीटा आ जाएगा। कैसे डालेंगे भैया, इक्वेशन नंबर 1 में डालनी बेटा, है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अल्फा की वैल्यू आप डालेंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आइए डालते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, कॉपी कर लीजिएगा बाद में। तो देखो यहां से अल्फा इंटू बीटा है, तो यहां से मैं डाल रहा हूं, है ना, ये ml/t -2, अल्फा निकल आया है m-1 t2, और बीटा ऐसे डिवाइड कर देंगे तो ml/t -2 डिवाइड बाई m-1 t2 इक्वल टू बीटा। देखो m बताओ मुझे, m ये क्या है, m ऊपर गया -1 तो कितना हो गया, ये क्या बदतमीजी है, m ये ml/t -2 था बेटा, ये m-1 ऊपर गया तो +1 हो गया, t ऊपर गया -2 हो गया। क्या आंसर आएगा बताओ, क्या आएगा, ml2 कहां से आ रहा है, l आएगा, m2 आएगा, m2 आएगा। क्या आएगा m2 बताओ, m इंटू m तो m स्क्वायर, l अकेला, t की पावर, देखो यही आंसर आ रहा है क्या, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा चैलेंजिंग कह सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस युद्ध स्तर की है और आपने सभी अस्त्रों का ज्ञान लिया है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे। लेकिन आप देखो ऐसे सारे सवाल या तो एक स्टेप में या 2 स्टेप में होंगे, मतलब ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे तो 2 स्टेप में होंगे, जहां एक वेरिएबल निकालने पर ही दूसरे का आंसर आएगा। जैसे यहाँ जब तक अल्फा नहीं पता चलेगा बीटा नहीं आ पाएगा आपका। तो देखो उन्हें एक ही पूछना था तो उन्होंने आपसे बीटा पूछ लिया, अल्फा पूछते तो सीधे यहीं से आंसर आ जाता, है ना। तो आप ये समझ लो कि डायमेंशन में ये नीट में चरम लेवल है, एक्सट्रीम लेवल है ये। इससे कठिन सवाल, इससे अच्छा सवाल कह लें, कठिन तो है ही नहीं खैर कुछ यहाँ पे, लेकिन इससे बेहतर सवाल नहीं बनेगा। ये बेस्ट लेवल, मतलब इतना आता है मैक्सिमम, इससे सरल ही आता है लेकिन एक्सट्रीम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ रहा है। मतलब ऐसे सवाल को अगर तुम सहजता से कर ले जा रहे हो तो तुम फिर वहाँ गलत करने की गुंजाइश कम हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, अभी टेक्निक अभी उसमें नहीं कराऊंगा। कौन सा था, 20 नंबर है, अभी नहीं करना है, घर से करना है। चीटिंग नहीं कर रहे हो तुम लोग बेटा। बच्चों लिख लिए तुमने, ये इधर लिख लिया, इधर किशन लिख रहे हो ना नोट्स,
अच्छा, एक डायमेंशन हम लोगों ने नहीं निकाली, स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो। स्टीफेंस कांस्टेंट, आप लोगों ने स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा के बारे में सुना होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलते हैं, तो ब्लैक बॉडी के स्टीफेंस लॉ क्या है? जो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड जो एनर्जी निकलती है, जिसे पावर कहते हैं, पावर है ना, Q बाई टी कह सकते हो, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड है ना, E बाई टी, या पावर कह सकते हो। ये होता है सिग्मा A T की पावर 4। पावर समझ लो ना, पावर प्रति सेकंड। बेटा ब्लैक बॉडी से पर सेकंड बाई ब्लैक बॉडी, किसी ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी एक सेकंड में जो रेडिएशन बाहर आता है बेटा, ये हमारा स्टीफेंस लॉ कहलाता है। इसे हम लोग हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे आया, इसका क्या मतलब होता है, कैसे अप्लाई होता है, ये चिंता आपको हीट में करनी है, अभी नहीं करनी। अभी हमारा उद्देश्य है कि P पावर है, ध्यान रखना। पावर क्या है? एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये पावर है। तो पावर का डायमेंशन तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, एनर्जी में टाइम से डिवाइड कर देंगे। और सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है, जिसका डायमेंशन हमें निकालना है। और ए एरिया है, मैं लिख देता हूँ, ए हमारा एरिया है, टी हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो केल्विन लिखेंगे ना। तो बेटा स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो जरा, स्टीफेंस कांस्टेंट का निकालो। तो बस में कुछ नहीं करना, E बाई टी को इसके बाद तो सिग्मा कर लो, बाकी सबको डिवाइड करके सबके डायमेंशन अलग अलग लिख दो, बस सबके डायमेंशन अलग अलग लिख दो। आदत डालो कि थीटा की जगह के लिखा करो, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में थीटा नहीं के ही लिखा जाता है। बताओ सांबा, क्या आएगा भाई? अच्छा, तो बेटा देखो यहां से ये पावर है ना, ये एनर्जी अपॉन टाइम है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा एक तरफ कर ले रहा हूं, सिग्मा एक तरफ कर लेना। तो देखो एनर्जी बटे टाइम, बेटा एक सेकेंड में जो एनर्जी निकलती है ना, वही पावर कहलाती है ना। तो एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है ना, तो एनर्जी अपॉन टाइम लिख ले रहे हैं इसको। तो देखो एरिया भी नीचे ले आ रहे हैं, देखो एरिया नीचे आ जाएगा और टी की पावर 4 नीचे आ जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा ना। अब हम एक एक की वैल्यू रख देते हैं। चलो सिग्मा का बताओ, मुझे एक एक बताते रहना। एनर्जी का बताओ क्या लिखें, ml2 T-2, एनर्जी का लिख लेते हैं, ठीक है। चलो
टाइम का क्या है बेटा, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है, ध्यान रहे टी टेम्परेचर है ना, स्मॉल टी क्या है यहाँ पे, टाइम है, टाइम। तो ये टाइम का टी लिखेंगे, एरिया का एल स्क्वायर लिखेंगे और इसका के की पावर 4 लिखेंगे, है ना। ऊपर ले जाओ सबको, तो एम अकेला रहेगा, एल ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, मुझे लगा तुम लोग तो एल की पावर 3 भी नहीं कुछ बता रहे थे, टी की पावर -2 ये है और ये ऊपर जाएगा तो पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा -1 और के ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एम टी की पावर -3 के की पावर -1। क्या ये आंसर आ रहा है, ये हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, दिस इज अवर स्टीफेंस कांस्टेंट। बताओ भाई, अच्छा अगर मैं आपसे बड़ा ही सुंदर सवाल पूछूं कि फाइंड आउट, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा सकते हो, एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। अब पता है ये एग्जाम वाले ये सवाल क्यों पूछते हैं नीट वाले बार बार, क्योंकि इस सवाल में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दो कठिन डायमेंशन इस्तेमाल हुई, क्योंकि आपको याद होगा कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हमने कूलम्स लॉ की मदद से निकाली थी, फिर म्यू नॉट की डायमेंशन हमने या तो मैग्नेटिक फील्ड से या वो मैग्नेटिक फोर्स F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई L। मतलब ये है कि कैलकुलेटिंग डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इज इटसेल्फ ए गुड जॉब, आप कह सकते हो, उसमें टाइम टेकिंग जॉब है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का एक बड़ा सुंदर फार्मूला होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज़ होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया इस बच्ची ने, ये देश का नाम रोशन करेगी। बेटा नाम बताओ फिर से एक बार, अन्नू नाम है, ANNU। तो अन्नू जी हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मैं चाहता हूं कि जब भी इसको मल्टीप्लाई करके जब तुम लोग रोशन करोगे ना, याद था, बताया काहे नहीं, हम तो सबसे पूछ रहे थे, बताया काहे नहीं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होगा भैया, 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला एकदम तगड़े से याद होना चाहिए, ठीक है, कायदे से याद होना चाहिए। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और रोचक फॉर्मूला है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी मीडियम में अगर वेव चलती है तो अंडर रूट ये म्यू नॉट की जगह बस म्यू हो जाता है और एप्सिलॉन हो जाता है। ये मीडियम के हो जाते हैं, फ्री स्पेस के होते हैं, ओके। तो यहाँ से देखो ये स्पीड है, स्पीड है, ये स्पीड है। तो अब मुझे लगता है इस फॉर्मूले की मदद से म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चुटकी बजा के आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। पहले कर लेंगे स्क्वायर, C² बराबर 1/, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे सामा, इधर कर दे, उधर लिख लिया सबने, ये लिखा, कोई लिख तो नहीं रहा ये, ठीक। तो मौन टाइप रहने वाले लोग हो तुम लोग कहते हो सर खुद ही समझ जाओ, लिख लिया होगा कि नहीं लिखा होगा, है मैं बताऊंगा नहीं। बेटा तो C² ये हो जाएगा, तो बताओ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होगा। इसको ऊपर ले जा रहे, इसको नीचे ले जा रहे, या पलट दो, 1/C²। बस अब क्या है, C होता है स्पीड की डायमेंशन है LT-1 का स्क्वायर। तो सांबा क्या आएगा बताओ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है, L का स्क्वायर 1/L²। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है,
-1 के ऊपर 2 होगा तो -2, -1 इंटू 2 तो -2, ऊपर ले जाओ सामा, L-2 t+2 ना, यानी L-2 t की पावर +2। ये हमारा इसका डायमेंशन बेटा आ जाता है। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? इसका डायमेंशन बेटा हमें निकालना है। अच्छा, अगर मुझे रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना हो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है? R बराबर, ये मैंने होमवर्क में दिया था क्या? क्लास में नहीं कराया ना? तो V/I। रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं? W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये निकाल लेंगे। क्या मैं ये छोड़ सकता हूँ आपके सहारे? नहीं आएगा तो आप मुझसे अलग से कर लीजिए। रेजिस्टेंस का क्या आएगा जरा बताओ, एक चुटकी में निकालो जरा। पहले ये लिखो, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट लिखो। तब तक टाइम दो, इसको निकाल के दिखाओ मुझे। आ गया? ठीक। देखो डायमेंशंस के बच्चों 3 होमोजेनिटी प्रिंसिपल के 3 एप्लीकेशन होते हैं। कितने? 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आर देयर। पहला एप्लीकेशन होता है फॉर्मूला डिराइव करना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, दुनिया भर के फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे अगली क्लास में। डायमेंशन के अभी असाइनमेंट में होमवर्क टिक कराऊंगा, ठीक? तो डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन हैं। एक तो है हम फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे कि डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। सब होमोजेनिटी प्रिंसिपल ही लगेगा हर जगह। दूसरा कि अगर कोई इक्वेशन लिखी हो तो हम ये चेक कैसे कर सकते हैं डायमेंशन की मदद से कि इक्वेशन सही है या गलत है। और तीसरा कि अगर हमें सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करना हो, CGS से MKS में जानना हो, FPS में जाना हो, तो हम न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज किस तरह से होगा। 3 एप्लीकेशन इसके होते हैं जो हमारे बचे हुए। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको ख़त्म कर देंगे। तो आज का होमवर्क टिक कर लेंगे। जिन बच्चों ने लेक्चर कवर कर लिए हैं वो लोग होमवर्क अच्छे से करेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों ने लेक्चर कवर नहीं किए हैं, अगर मेरा नंबर नहीं है तो लिख लीजिए, अब मैं नंबर दे रहा हूँ। हाँ, असाइनमेंट में लिखा है, असाइनमेंट में नंबर लिखा है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मुझे इतना ज़रूर लिख दीजिएगा जो भी बैच लिखना हो कि डायमेंशन के लेक्चर, अपना नाम लिख दीजिएगा और डायमेंशन के लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, 3 लेक्चर हो गए हैं इससे पहले, ये चौथा है, ठीक है? तो आप मिल जाएं तो 2 आज देख लो, 2 कल देख लो, 1 संडे को देख लो, संडे तक सुलटा दो उसको। उसके बाद असाइनमेंट करना। और यदि आप लोग को लगता है जो नए बच्चे की नहीं मुझे पहले से आता है तो मोस्ट वेलकम है। मैं ये मान के बोल रहा हूँ कि पहले से नहीं आता। जैसे खुशी जी काफ़ी अच्छे से सवाल कर रही थी तो आप कर सकते हो। तो मैं वो टिक करा रहा हूँ जो नहीं करना है, जो नहीं करना है। तो कौन कौन से करने टिक कर लो ज़रा। पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां, 9, 10, 11 करने हैं सब। कहाँ यूनिट? यूनिट तो यूनिट का क्या, यूनिट तो याद करो। अब ये मैं कुछ फैक्ट बता, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, बार्न, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब लिखवा दूंगा एक दिन में। कहाँ, कौन सा यूनिट? सेंटीमीटर नहीं पता? अरे ठीक है, छठा भाई कैंसिल कर दो, चलो छठा कैंसिल कर दो। और बताओ दूसरा, मीटर और फुट नहीं कर पाओगे?
खुद से नहीं कर पाओगे, 8वीं पास नहीं किए हो। चलो भाई दूसरा कैंसिल कर दो, जब सिखा दें तब कर देना। खुश? तो दूसरा और छठा काट दो भाई, काट दो। हमने तो ये सोच के कर दिया था कि यूनिट तो छोटी छोटी बातें तो पता ही होती हैं, तुम लोग को नहीं पता तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। तो ये सब लाइन से करने, ठीक है? रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ कौन सा नहीं करना है। तो पहले पेज पे आप क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ सकते हैं, 6 छोड़ सकते हैं। ये मैं लिखवा दूंगा तब कर लेना, बस खत्म बात। लिखवाना ही है मुझे। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 में 19 करना है, 20 करना है, 20 करना है, 20 करना है, ओके, और 20 करना है, ठीक। नहीं बाकी सब पढ़ाएंगे कल, ये सब फॉर्मूले डिराइव करने वाले कॉन्सेप्ट हैं। 22 का 27 करना है, 24 कहाँ है? नहीं वो 24 चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये होमोजेनिटी कल पढ़ाएंगे, अभी मैं नहीं दे रहा, अभी नहीं दे रहा। रुक जाओ, 27 करना है, 27 के बाद 31 करना है, 31 के बाद 36 करना है, 36 के बाद करना है 38, 39, 40 करना है भैया, हैं 42, 43, 44, 47 भी आज जो पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट का है, और 48 भी आज के कॉन्सेप्ट का है ना। बाकी कल करेंगे।